अब विस्तार से खबरें आपको बताएंगे। खबर इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े टकराव की, जहां मिडिल ईस्ट की जमीन पर जंग की आग लगातार धधकती भड़कती जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा टकराव 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है और हालात पहले से कहीं ज्यादा विस्फोटक दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने इस बीच दावा किया है कि उसने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है। तेल अवीव निशाने पर है। जानकारी के अनुसार ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। यानी कि अब यह संघर्ष सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसमें अमेरिका भी सीधे तौर पर गिरता नजर आ रहा है। उनके ऊपर हमले ईरान लगातार कर रहा है, उनके तमाम बेस पर। दरअसल दावा किया जा रहा है कि ईरान अब अमेरिकी टेक कंपनियों के दफ्तरों और डेटा सेंटर्स को भी निशाना बना सकता है। एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। संभावित टारगेट की सूची में दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज शामिल बताई जा रही हैं, जिसमें गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, आईबीएम और ओरेकल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। बताते चले, इजराइल के साथ दुबई और अबू धाबी में मौजूद इन कंपनियों के ऑफिस और डेटा सेंटर भी निशाने पर हो सकते हैं। यानी अगर ऐसा होता है तो यह जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया पर भी बड़ा हमला साबित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी भी सक्रिय हो गई है। इस बीच यूएनएससी आज एक प्रस्ताव पर वोटिंग करने वाली है, जिसमें ईरान से बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन जैसे देशों पर हमले बंद करने की मांग की गई है। दूसरी तरफ लेबनान में हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। दिन पे दिन इजराइल के जो हमले हैं वो लगातार जारी हैं और उसके बाद से करीब 7,80,000 लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं लेबनान में। अब सवाल यह है कि क्या यह जंग तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से आग में झोंक दिया जाएगा? क्या उस दिशा में यह युद्ध बढ़ रहा है? और क्या दुनिया की टेक कंपनीज भी इस जंग की नई रणभूमि, जंगभूमि बनती जा रही हैं? यह भी अपने आप में बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। कमांडर भूषण दीवान सर हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत है सर आपका। सुशील कुमार सिंघल जी हैं, पूर्व राजदूत। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले भूषण दीवान सर की तरफ बढ़ेंगे। सर, 12वां दिन हो गया युद्ध का, क्या कहेंगे, किस दिशा में चीजें बढ़ रही हैं? और जो चेतावनी दी गई है व्हाइट हाउस की तरफ से कि 20 गुना ज्यादा ताकत के साथ हमला, ये चेतावनी सिर्फ धमकी भर है या वाकई में यूएस कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? क्योंकि ईरान को फर्क पड़ नहीं रहा है उनकी धमकियों से, ये तो समझ में आ रहा है। आशीष जी, जब ईरान कहता है कि अगर हम लड़ते हैं तो अल्लाह का सबब है, धर्म के प्रति अच्छा काम कर रहे हैं, मरते हैं तो भी धर्म के प्रति अच्छा काम कर रहे हैं, इसके चलते जो अमेरिका कह रहा है बड़ी धमकी, बड़ी धमकी, बड़ी धमकी, जो बड़ी करना था बहुत कुछ किया है अमेरिका ने, अब क्या करेगा? न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है, मालूम नहीं। लगता न्यूक्लियर में जाएगा तो पूरा दुनिया इसमें सुलझ जाएगी, उलझ जाएगी पूरी दुनिया। तो ये देखिए क्या होता है। पर ये मैं समझ रहा हूं कि ये पक्का गारंटी है कि युद्ध लंबा खिंचने की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका तो हटना चाहता है पीछे, क्यों? जल्दी में उन्होंने अटैक किया है, बिना सोचे समझे अटैक किया है। अब लगता है अमेरिका फंस रहा है। अभी ऐसा अगर ग्राउंड फोर्स उतारनी पड़ेगी उनको तो और तकलीफ हो जाएगी। अभी भी उनके कुछ 100-125 सेलर जो है और जवान मिलिट्री के पर्सनल हैं अमेरिका के, वो इंजर्ड हुए हैं, हताहत हुए हैं। तो ये चीज का दायरा बढ़ जाएगा और दुनिया के लिए खतरनाक मोड़ पैदा कर रहा है। ठीक, ओके। सुशील कुमार सिंघल सर, आप किस प्रकार से देखेंगे इन धमकियों को और ऊर्जा संकट को? क्योंकि ईरान भी लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है और अमेरिका को चुन चुन कर वो मार रहा है। इस बीच में कहा जा रहा है कि टेक कंपनियां जो है वो निशाने पर हैं। किस प्रकार से देखें इसको, बदलते स्वरूप को इस युद्ध के? देखिए, बात यह है कि जैसा अभी कमांडर भूषण दीवान कह रहे थे कि जो एक्सपेक्टेशन थी कि ईरान, इजराइल और यूएस जो युद्ध चला है ये जल्दी खत्म हो जाएगा, और जिस तरह से उन्होंने इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर पहला अटैक किया और 2-3 लेयर जो लीडरशिप की थी, मिलिट्री और पॉलिटिकल, उनको मार दिया, तो उसके बाद इनको उम्मीद थी कि इंटरनल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, जो कि वहां, लेकिन ईरान जो उनसे थोड़ा आगे निकला, उसने ऑलरेडी उसको एंटिसिपेट किया हुआ था। और जिस तरह की पकड़ है इस रजीम की,
एडमिनिस्ट्रेशन पर और आर्मी की जो पकड़ है, आईआरजीसी की जो पकड़ है, वो उसने वो ढीली नहीं होने दी, और जो इंटरनल कोलैप्स की उम्मीद थी वो नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने और इजराइल ने पलटवार, सॉरी, ईरान ने पलटवार किया, और उसको पलटवार में उन्होंने ना केवल इजराइल के जो ठिकाने थे वहां पे किया, बल्कि जो गल्फ कंट्रीज थे उन सब में करना शुरू कर दिया हमला। और डिफेंस सिस्टम उनके थे, काम कर रहे थे, लेकिन जितनी मिसाइल या ड्रोन जा पाए उन्होंने काफी नुकसान किया है अभी तक। उससे क्या है कि गल्फ कंट्रीज भी उससे थोड़ा नाराज हैं अमेरिका से, क्योंकि वो सिक्योरिटी, जो उनको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यूएसए का जो रोल था, वो उसमें उनके हिसाब से वो असफल रही। सऊदी अरब ने इसकी आलोचना भी उन्होंने कही। साथ साथ जी इजराइल ने स्टेट ऑफ हमरूज को जो सॉरी ईरान ने स्टेट ऑफ हमरूज को जो रोक दिया वहां पे आवाजाही, ऊर्जा की और बाकी सामानों की, क्योंकि 20% के करीब जो है एनर्जी सोर्सेज जो हैं वहां उसके थ्रू, स्टेट ऑफ हमरूज के थ्रू पास होते हैं। उससे वर्ल्ड में इकोनॉमिक जो एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो गया। और अभी जो है पीछे जो उसकी कीमत थी ऑयल की, क्रूड ऑयल की, $120 तक पहुंच गई थी। वो भी थोड़ा डाउन आ गई है, क्योंकि एक ट्वीट आया था, वो अलग एक इशू है। तो लेकिन बराबर जैसे भारत में भी बातचीत चल रही है कि भी एलपीजी की थोड़ी किल्लत हो रही है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर जो है हमारी एलपीजी की रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन थोड़ा होर्डिंग भी हो रही है, तो उससे भी आर्टिफिशियल क्रिएट हो गई है कमी जो है। तो लेकिन इस सब का असर पड़ा है कि सब दुनिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी उस पर इंपैक्ट पड़ा है। उधर ईरान, जी जब जब इजराइल और अमेरिका की पूरी कोशिश के बावजूद कि उनके जो ठिकाने हैं, आर्मी जो उनके जो गोडाउन है जी जिसमें उन्होंने हथियार रखे हुए हैं, उसके बावजूद, हमले के बावजूद उनको जवाब बराबर दे रहा है। तो दैट मीन्स उसका मतलब है कि उन्होंने जो है जो अपना मिसाइल्स का स्टॉक था वो अभी तक उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। तो हाँ, और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, वो लगातार हमले लगातार सर जारी हैं। कमांडर भूषण दीवान जी, सीधे सीधे जरा समझाइए हमारे दर्शकों को, ईरान, ये बात तो अब सबको पता चल चुकी है कि जितना हल्के में ईरान को यूएस ले रहा था उतना मामला निकला नहीं, वो घिर गए हैं खुद। लेकिन अब ये समझाइए सर कि ईरान ने कितना डैमेज किया है यूएस को, यूएस जैसे एक बहुत बड़ी शक्ति को, और क्या ये कहना सही होगा कि डैमेज किया है? क्योंकि थार्ड से लेकर तमाम बड़े बड़े इनके जो रडार सिस्टम है, इन सबको नस्तो नाबूद किया है इन्होंने। अब ये कितनी बड़ी सफलता ईरान की है, और कब तक वो टिक सकता है यूएस के सामने, अगर यूएस पूरी ताकत के साथ उतर जाए कायदे से? तो देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मीडिया है दुनिया में, जो खबर फैलती है, जो नैरेटिव फैलता है, वो वेस्टर्न मीडिया का कंट्रोल है जी। इजराइल के ऊपर भी काफी डैमेज हो रहा है। इजराइल काफी दुख है, कई महीने, 2-3-4 साल से, और उनको बहुत तकलीफ हो रही है। और उनके पास असला भी खत्म हो रहा है। असला तो अमेरिका के पास भी खत्म हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने, ट्रंप ने ऑर्डर किया है अपनी आर्मामेंट मैन्युफैक्चरिंग वालों को, भाई आप स्पीड से बढ़ाएं मिसाइल्स, और बनाएं, टोमाहॉक बनाएं, इंटरसेप्टर मिसाइल बनाएं। तो ये आप समझ ही सकते हैं, इससे अगर तैयारी पूरी होती तो अमेरिका, जैसे यूक्रेन वॉर तो 5वें साल में है, रशिया यूक्रेन वॉर, ये तो 10 दिन के अंदर अमेरिका, ट्रंप को कहना पड़ गया फैक्ट्रियों को भी जल्दी प्रोड्यूस करो। तो इसका मतलब ये सोच के नहीं चले भाई इतना भी हमारे पास रिजर्व है कि हम कम से कम 2-3 महीने तो प्रॉब्लम ही ना हो। इसका मतलब बिना तैयारी करके आए हैं। पर एक चीज और मैं देख रहा हूं इसके अंदर, ईरान का तो साफ साफ अभी क्या हो रहा है, गल्फ की जो सुन्नी कंट्रीज हैं, यूएई है, सऊदी है, इराक में भी शिया काफी हैं, तो शिया काफी है, पर कंट्रोल तो सुन्नी के पास है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये सुन्नी वर्सेस शिया हो सकता है। और देखिए, मैं अभी आपको, मैं दुखी हूं, इंडिया ऑयल नहीं, चाइना नहीं, कम हो जाएगा, हॉर्मुज़ बंद हुआ, चीन को तकलीफ, यूरोप को तकलीफ। इसमें क्या होता है, मेरी बात तो ना ईरान मानेगा, कहने से रुकने वाला नहीं, ना अमेरिका मानेगा। तो कहीं मैं ही ना कूद जाऊं बीच में, पर मैं अपनी ऑयल सप्लाई तो पक्की करूं, और हॉर्मुज़ को खुला रखने के लिए यूरोपियन फोर्सेस बीच में आ जाएं। अगर बीच में आती हैं मतलब क्या है, हॉर्मुज़ को खुला रखने के लिए अगर आती हैं तो उनके भी वॉरशिप डैमेज हो सकते हैं। आप देखिए, पर्शियन गल्फ जो है वो 900 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई है, हॉर्मुज़ तो छोटा सा मतलब एंट्री पॉइंट है। उसमें क्या है कि अमेरिका है, ईरान के पास जो है पर्शियन गल्फ क्या है, वो जो पूरा स्टेट पर्शियन गल्फ जो पूरा है, हॉर्मुज़ से घुसते हैं, पूरा राइट में जो है वो ईरान का टेरिटरी है, लेफ्ट में किसका है टेरिटरी, यूएई है,
उसके बाद सऊदी है, उसके बाद बहरीन, फिर कुवैत, जी। फिर कतार, हाँ, ये सब जॉर्डन, है। हाँ। तो हाँ बिल्कुल, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ईरान के पास इतना अटैक करने के लिए स्पीड बोट्स हैं, उनके पास वहां मौजूदगी जो ईरान की है उसके चलते वो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब नुकसान पहुंचाएंगे और नेटो अच्छा, जो आती एक हैं, एक एक चीज और सर, अभी मुझको मैं अभी कॉल कर पाया, ट्रम्प का एक बयान आया कि माइंस को हटा लिया जाए जितने जल्दी हो पाए, नहीं तो फिर हम ये करें। ये माइंस का क्या मामला है? ये समुद्री माइंस होती क्या है? क्या बारूद है ये जिससे यूएस डर में है? और ईरान की सबसे बड़ी ताकत में से एक है, ये काफी एडवांस उनके पास माइंस बताई जाती है, ये लोग खुद बिल्कुल बनाते हैं। ठीक कह रहे हैं, ये जरा ठीक है। समझाइए हमारे दर्शकों को सर, अगर संभव हो। बहुत अच्छा पूछा आपने। माइन जैसे ड्रोन एक सस्ता सुंदर और टिकाऊ काम है, माइन भी सस्ता सुंदर टिकाऊ काम है। जी। माइन कहाँ लगाई जाती है? आप जैसे देखिए, जैसे आप देखा बाजार में कोई गया, ब्रीफ केस को टच किया, एक्सप्लोड हो गया, तो ब्रीफ केस तो किसी ने फेंका नहीं है, वो पड़ा ही हुआ है वहां पे। ऐसे ही माइन जो है पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी हुई है? समुद्र की सतह में पड़ी हुई है। दो तीन टाइप की होती है। समुद्र की सतह में बॉम्ब पड़ा है, बॉम्ब है, अंडरग्राउंड बॉम्ब, अंडर वाटर बॉम्ब है, या वो समुद्री सतह पे पड़ा है, या वो फ्लोट कर रहा है। अभी आप कभी कश्ती में जाएं, नाव में जाएं, तो देखते ना कई चीज फ्लोट करके ऊपर आती हुई, उसको बस बांध के नीचे समुद्र के जड़ में, समुद्र की सतह में चेन के साथ रखा हुआ है, ऊपर हल्के से दिख रही है। कोई टच करेगा, बम, जैसे ब्रीफ केस में बम घुसता है, ये माइन है। और कैसे घुसते, कैसे टच करेगा? या तो फिजिकली टच करे, एक्सप्लोड होता है, नंबर 1, या वो क्या होता है, साउंड के, आवाज से भी एक्सप्लोड होता है। अभी जब शिप चलता है, उसका प्रोपेलर घूमता है, आवाज आती है, समुद्र के पानी के नीचे बहुत भारी आवाज होती है। तो वो है। तीसरी चीज क्या होती है? मैग्नेटिक। आफ्टर स्टील का जहाज है, तो मैग्नेटिक से भी माइन एक्टिवेट हो जाती है। जैसे बॉम्ब होते हैं, तो कोई टाइम से एक्टिवेट होते हैं, कोई कैसे एक्टिवेट होते हैं, तो ये माइन है। तो बड़ा सस्ता काम है, और छुपी हुई है, नीचे पड़ा है, ये हर दौर में। अच्छा, मैं आपको, लैंड में भी ऐसा होता है, माइन डाली जाती है, जहां से किसी दुश्मन को आए, तबाह हो जाए, नष्ट हो जाए। तो ये पानी के नीचे की माइन इस टाइप की होती है। आपने देखो जो, हाँ, तो ये जो है, ये तो लग पड़ी हुई है। इनको क्लियर करना, इन माइन को क्लियर करना बड़ा भारी काम है। क्यों? छुपी हुई है, क्लियर करने जाओ तुम भी मर जाओ। ठीक है, तो ईरान, इजराइल और यूएस, ये पूरा मामला गंभीर होता जा रहा है दिन पे दिन, क्योंकि उसका असर अब हम सब पर पड़ने लगा है। जी हाँ, आज हम बात उसी की कर रहे हैं। सुशील कुमार सिंघल सर की तरफ बढ़ेंगे। कमांडर भूषण दीवान सर भी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सुशील कुमार सिंघल सर, अब उसी सवाल को मैं दोबारा दोहरा देता हूं जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था। ईरान किस हद तक कामयाब हो पाएगा प्रॉपर इसको बंद करने में, हॉर्मुज को, और अगर उसमें कामयाब हो जाता है तो दुनिया किस प्रकार से रिएक्ट करेगी? क्योंकि अभी से असर दिखने लगा है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें कई देशों में तो हो चुकी है, इनफैक्ट हम भी दो चार हो रहे हैं तमाम चीज़ों से। यूएस कितना कामयाब होता आपको दिख रहा है? वो क्योंकि वो कह रहा है कि माइंस बिछाने का काम बंद करो, नहीं तो हम दोगुनी ताकत से हमला करेंगे, धमकियां लगातार दे रहा है। किस प्रकार से इस बदलते सिनेरियो को आप देख पा रहे हैं सर? क्योंकि छोटे छोटे जहाज ईरान लगातार भेज रहा है कि माइंस बिछाए जाए, प्रॉपर रोका जाए। देखिए, ईरान जो है ये सेकंड स्टेप ले रहा है। पहला स्टेप तो उसने धमकी देकर के दिया था कि भाई ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई है, और कोई भी अगर पास करेगा इससे तो उसको जो है वो लेजिटिमेट टारगेट होगा। तो उससे ही जो है 90% जो शिपिंग थी, 95% कहूंगा कि वो शिपिंग बंद हो गई वहां से। और उसका असर, जैसा कि मैंने अभी पहले की बात हो रही थी कि करीब दुनिया का 20% क्रूड ऑयल वहां से पास होता है, 30% के करीब जो है जो सीएनजी एलएनजी जो है वो वहां से पास होती है दुनिया की। और सबसे ज्यादा असर इसका एशिया के ऊपर पड़ रहा है। एशिया में भी चीन, भारत, जापान, तीन, और साउथ कोरिया, 4 देश हैं जहां करीब 80% जो उसका जो ऑयल और गैस पास होती है, ये 4 देश कंज्यूम करते हैं। तो सबसे ज्यादा असर इन 4 देशों के ऊपर पड़ा है। क्यों? दूसरा जो है, अब जो बात कर रहा है ईरान, वो ये कह रहा है कि हम जो है इसमें माइन बिछा रहे हैं, और शायद कुछ माइन उन्होंने बिछा दिया, अभी कंफर्म कुछ नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर तुमने माइन बिछाना बंद नहीं किया, तो वर्ड यूज कर रहे हैं वो माइन बिछाना बंद नहीं किया, इसका मतलब वो माइन बिछाई गई हैं कुछ वहां पर। तो उससे और खतरा बढ़ गया, क्योंकि वो माइन का वो मैप तो रहता नहीं है इनके पास में, किसी के पास में, और वो कहीं के कहीं फ्लोट कर सकती हैं, क्योंकि वो डेप्थ वाली होती हैं चार्जेस, जैसा कि अभी कमांडर दीवान ने एक्सप्लेन किया उसको। तो उनको निकालना बाद में वो और भी ज्यादा मुश्किल काम होगा।
होगा और उससे क्या होगा, अगर माइन लगा दिया, उसको माइन कर दिया इस एरिया को, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से लंबे समय के लिए बंद हो जाएगा और जो इकोनॉमी अभी जो एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो रहा है वो और बढ़ेगा। ईरान का इरादा क्या है कि ईरान का इरादा यह है कि एक तो गल्फ कंट्रीज जो जहां जहां अमेरिकन बेसिस हैं, ज्यादातर वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ऑलरेडी वहां पे ऑयल का प्रोडक्शन कट डाउन कर दिया गया है क्योंकि या तो डैमेज हो गया है या उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उनकी इकोनॉमी को असर पड़ रहा है उससे। और ईरान चाहता है तो एक्सपोज करना चाहता है यूएसए को कि भाई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो बनते हैं आप वो नहीं कर पा रहे हैं इन देशों की, तो इन देशों को ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। दूसरा, उसको प्रेशर करना चाहते हैं उन देशों को कि वो अमेरिका को प्रेशर करें कि जो है ये जो लड़ाई है इस पर इसको युद्ध विराम किया जाए जल्दी से जल्दी, और शर्तें जो अमेरिका बनाना चाहता है वो चाहते हैं कि ऑफ कोर्स उन शर्तों पे ना हो, लेकिन सिंपल जो है तरीके से युद्ध विराम हो जाए, लड़ाई बंद हो जाए, क्योंकि ईरान भी अपना एग्जिस्टेंशियल उनको थ्रेट है तो वो अपना उसको प्रिजर्व करना चाह रहे हैं इस समय जो है। कमांडर भूषण दीवान सर, जो ये आईआरजीसी है, क्या ये भी ईरान की नौसेना के साथ मिलकर काम करती है? एक चीज़ ये, और इनका क्या सहयोग है इस पूरे हॉर्मुज में माइंस बिछाने वगैरह में? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ट्रंप के द्वारा ये कहा गया है, क्योंकि उनको जब ये अंदाज़ा लग गया कि माइंस बिछाई जा रही है, बिछाई गई है, या बिछाई जाएगी, उनका ये कहना कि अगर बिछा दी गई है तो उसको हटा दिया जाए, अगर बिछाया जाएगा तो ऐसा मिलिट्री एक्शन होगा जैसा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब ईरान ने, उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा है, ये ट्वीट करते हुए या जो वो लिखते हैं, इसको अब यहाँ से किस प्रकार देखा जाए? और उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा है कि अगर नहीं बिछाते तो फिर बातचीत से मसले हल होने की ओर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब एक तरीके से ऑफर भी दिया है, धमकी भी दी है। देखिए आशीष जी, इनिशिएटिव जो है अमेरिका के हाथ से निकल चुका है जी। इन बातों का कोई असर पड़ने वाला नहीं ईरान पे। ईरान, ये स्थिति बिल्कुल ऐसी नहीं है, ये बड़बोलेपन की बातें हैं, ऐसा करेंगे ऐसा कर देंगे। अरे आप तो मार खा रहे हैं, आप तो झुकना चाह रहे हैं, आप तो कहते उड़ा देंगे, ये कर देंगे, आज तक कर नहीं पाए, और जब हम मार इतनी जोर से कर रहे हैं आपके ऊपर, तो आप ऐसा करो तो छोड़ देंगे। अब ये क्या कोई मतलब नहीं चीजों का। और ये ईरान इन बातों से बिल्कुल रुकने वाला नहीं, उसने ठान ली अंत तक लड़ना है। और जो आपने पूछा आशीष जी, आईआरजीसी नेवी, आईआरजीसी जो है एक पैरेलल आर्मी नेवी स्ट्रक्चर, आईआरजीसी की अपनी नेवी भी है। ये आईआरजीसी का बड़ा भारी कंट्रोल है। ये मतलब बड़ी जो आर्मी, उनकी आर्मी भी है, नेवी भी है, पर वो आईआरजीसी के पास ही बहुत ताकत है मिलिट्री की, और मिलिट्री के ऊपर है आईआरजीसी, तो इसलिए वो काम कर रहे हैं। और ये आप पढ़िए, तब से ये जो फोरकास्ट एनालिस्ट कर रहे हैं, एक्सपर्ट करते थे पहले से ही, क्या क्या ऑप्शन होते हैं भाई ईरान के पास, ये सबसे पहले कहा जाता है ईरान के पास पहला ऑप्शन होता है कि उसके अंदर माइन लगा दिए, उसे कहते हैं माइन लेइंग। और माइन लेइंग के लिए भी छोटे जहाज होते हैं, वो जहाज से ले की जाती है। माइन लेयर्स ऐसे जहाज होते हैं नेवी के, तो माइन लेयर्स भी है उनके पास, क्योंकि सिंपल वही सस्ता सुंदर और टिकाऊ काम है, वो कर देते हैं। और जब मैं एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल बात को सही कहा, उसको निकालने जाओ तो खतरा, और उसमें भी खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि फूट जाए, वो माइन फूट जाए तो माइन क्लियरिंग ऑपरेशन कहते हैं, माइन क्लियरिंग करने जाओ, माइन हटाने जाओ तो उसमें भी नुकसान हो सकता है। और नहीं तो कोई टैंकर गया वीएलसीसी 2 मिलियन बैरल लेके चलता है, इतना बड़ा टैंकर होता है 30, तो वो फट जाए, तो ये बड़ा खतरा बढ़। पर ये बातों से, ट्रम्प की बातों से, अच्छा हम नहीं करोगे तो हम सलाह कर लेंगे, तो खत्म हो चुका है, वो टाइम रहा नहीं अभी। बहुत पर ये जो कह रहे, छोटा सा जो आप कह रहे हैं हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, फिर मैं कह रहा हूं ऐसा कर देंगे वैसा कर दें। आप सुनिए, इराक जो है ना, इराक और ईरान का जो एरिया है इराक से 4 गुना बड़ा है। आपके ध्यान में होगा, इराक को अटैक किया ग्राउंड ट्रूथ लगा के, यहाँ ग्राउंड ट्रूथ भी लगा, 4 गुना बड़ा एरिया है। और पॉपुलेशन वो 25 मिलियन थी, ये 90 मिलियन है। वो 2.5 करोड़, समझो 10 करोड़ किसकी आबादी, ईरान की। और इसमें माउंटेन्स हैं, इराक तो प्लेन है, इसमें माउंटेन्स हैं, जितने माउंटेन्स उतने, इतनी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा है, ग्राउंड ट्रूथ उतारे ना, दलदल में फंस जाएंगे अमेरिकन। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच, आप दोनों ने समय दिया सर, अपना कीमती, बहुत आभार आप सभी का।